स्टार्ट करेंगे नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, नवंबर 2022 कवर करेंगे और ये जो हम एमसीक्यूज देखेंगे ये करंट अफेयर बेस्ड होगा, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि आप भूलने के चांसेस होंगे उनको भी इंक्लूड करेंगे, जैसे साल भर में हर चीज़ आपको रिवाइज रहेगा। तो मैंने जो सीरीज की है उसमें मैंने एमसीक्यूज के साथ साथ करंट अफेयर एमसीक्यूज के साथ साथ पीवाईक्यूज को भी जोड़ा है, ताकि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो हमको पता चलते रहे, मतलब पीवाईक्यूज दैट आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कहाँ से टॉपिक हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, सो ये है क्वेश्चन बैंक। ओके, नवंबर 2022 का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदू, क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको बात किसी करनी है करेक्ट स्टेटमेंट्स की। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। क्या ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर? बिल्कुल सही है। It is bounded by land on 3 sides and open to Pacific Ocean toward the east. No, it is not Pacific Ocean. It is South Atlantic Ocean toward the east. Okay, so जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है भाई। It is the only country in the world that has the equator and the Tropic of Capricorn running through it. Yes, it is the only country जिसमें इक्वेटर भी रन करता है ना, इससे इक्वेटर भी रन करता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी रन करता है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी फॉर द होलसेल सेगमेंट। बिल्कुल सही है, होलसेल सेगमेंट के लिए भी लॉन्च किया है। In the Union Budget 2022, it had been announced that the RBI would be rolling out its digital currency soon. बिल्कुल सही है ना। यूनियन बजट 2022 में रिसेंटली ये बताया गया था कि वो अपने बजट सीबीडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको जल्दी ही रोल आउट करने वाले हैं। उसको तो रोल आउट कर दिया गवर्नमेंट ने ई रूपी के नाम से। ई रूपी के नाम से ये डिजिटल करेंसी है। बट ई रूपी जो है ये एक वाउचर है, तो वी आई रखना, वी आई। ठीक है, वाउचर मतलब आई जो है ना, आई भी आ रहा है भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसी प्रकार जो आखिरी में आई आ रहा है वो वाउचर है। ओके, सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है द टर्म तियांगोंग। हमको बात करनी है तियांगोंग। Frequently news refers to what is Tiangong? It is Chinese space station being constructed in low Earth orbit. Question number 4 है who amongst the below given freedom fighter were charged by the British under the section 124A of the Indian Penal Code? Level is difficult. ठीक है, सो बाल गंगाधर तिलक को भी सेक्शन 124A के अंदर चार्ज किया गया था। जो सेक्शन 124A है ना, उसमें बाल गंगाधर तिलक को भी चार्ज किया गया था, एनी बेसेंट को भी चार्ज किया गया था। ओके, शौकत एंड मोहम्मद अली को भी चार्ज किया गया था, मौलाना आज़ाद को भी चार्ज किया गया था, महात्मा गांधी को चार्ज किया गया था। ठीक है, 124A इज व्हाट? सेडेशन एक्ट, देशद्रोह। करेक्ट हमसे पूछा है डी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलाबोरेट डिस्कस डायमंड एंड माइंस। ठीक है ना, ये हम क्वेश्चन में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास CSE 2018 में आया है। ठीक है, डायमंड्स के बारे में जीन डी थिनोट ने बात की थी। ये कहाँ के ट्रैवलर हैं? ये कहाँ के ट्रैवलर हैं भाई? फ्रेंच के ट्रैवलर हैं। He was a French traveler. ठीक है, वैलेंटाइन बॉल एक आदमी थे। ठीक है ना, वैलेंटाइन बॉल एक आदमी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक किताब लिखी। क्या लिखी? ट्रैवल्स इन इंडिया बाय जीन बैप्टिस्ट टेनवेयर। ठीक है,
ये किताब बाई जीन डी टेवियर और टेवनॉट, है ना, इन्होंने बात की कि भाई हमारे देश में बहुत सारे डायमंड माइंस हैं, है ना, और इस बुक में और किसकी किसकी बात की गई है ना, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की गई है ना, लाइफस्टाइल हमारे देश के ड्रेसेस के बारे में बात की गई है, फूड हैबिट्स के बारे में बात की गई है, बट डायमंड्स के बारे में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है फोकस करने के हमसे बोला है, तो डायमंड्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महारगढ़ मासकर। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है महारगढ़ मासकर की। किसकी बात करनी है, महारगढ़ मासकर, जो कि 1913 में हुआ था। क्वेश्चन का लेवल कैसा है यार, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ओके, वी हैव टू टॉक अबाउट द महारगढ़ मासकर इन 1913। नियरली 1500 भिल ट्राइब एंड फॉरेस्ट। देखो महारगढ़ मासकर न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है ना। महारगढ़ मासकर जो था वो न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा गया है। ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नियरली 1500 भिल ट्राइब, लार्जेस्ट मासकर बोल सकते हैं जिसमें ट्राइब्स को मार दिया गया था, है ना। सो नियरली 1500 भिल ट्राइब एंड फॉरेस्ट ड्वेलर वेर किल्ड व्हेन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ओपन फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स हु वेर डिमांडिंग द एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। बिल्कुल सही है। Okay, they were asking for what? They were asking for the abolition of bonded labor and relaxation from the high agricultural taxes. तो ये सही है। गोविंद गुरु was the prominent leader of the protest. बिल्कुल सही, गोविंद गुरु जो थे वो prominent leader थे। ये कहाँ पे, साउदर्न राजस्थान के अंदर हमको ये देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ दी स्टेटमेंट्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेना स्पेक्टेबलिस ट्री। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, इट इज़ एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ओके, सेना स्पेक्टेबलिस के बारे में बात करनी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट इज़ एन एक्सोटिक स्पीसीज फाउंड इन इंडिया एंड नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, है ना, के साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में नेटिव है। बिल्कुल सही है। इट इज़ मोस्ट नोन फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस एंड इज ऑल्सो यूज्ड एज शेड ट्री एंड इज कल्टिवेटेड फॉर फ्यूल एंड वुड इन सम रीजन। बिल्कुल सही है। इसको जनरली छाँव के लिए इसको उगाया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा इन्वेंट स्पीसीज है क्योंकि हमारे देश में उतना नेटिव नहीं है यार, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्प्रेड करता है बहुत तेजी से। इट बिकम एन इन्वेजिव स्पीसीज इन मैनी पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इसलिए तो ये न्यूज़ में था, है ना। और ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर, इन स्पेशली इन द मधुमलाई टाइगर रिजर्व। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया हैज साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, रिसेंटली न्यूज़ में था ना, तो आपको पता होना चाहिए। यूएई के साथ साइन किया, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, कि जापान के साथ साइन किया है। जापान के साथ इंडिया हैज साइंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी। ब्लैक सी को कौन कौन बॉर्डर नहीं करता, देखो फिर से ब्लैक सी के बारे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी का फिर से अभी देख लेते हैं। तो ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी के जो बॉर्डर्स हैं उनको हम याद कैसे करते हैं, बर्गर टी से, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की आ रहा है ना, देखो बर्गर का फुल फॉर्म देता है, बर्गर से, बी से बुल्गारिया, बी यू से बुल्गारिया, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, ई से BURGUR, ठीक है ना, बर्गर। ई आर नहीं है, बर्गर। यू से यूक्रेन है ना, यूक्रेन के बाद आर से क्या है, रोमानिया, और टी से टर्की। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं जो कि क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं किसको, ब्लैक सी को। टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। ओके, सो हमारे पास कितने कंट्रीज हैं, 1 2 3 6 कंट्रीज हैं। तो ये हो गया बॉर्डरिंग कंट्रीज ब्लैक सी का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ों की, ठीक है। तो देखो ये सी ऑफ एजोव है, इसको भी ध्यान रखना, सी ऑफ एजोव है ये। स्नेक आइलैंड कहाँ पे है, स्नेक आइलैंड हमारे पास क्रीमिया के अंदर है। ये माउथ ऑफ डेन्यूब रिवर है, कौन सा रिवर है, डेन्यूब। निप्रो रिवर जो है यूक्रेन से बहती है ना, इट इज़ ड्यूनेब। देखो ये जो है डेन्यूब रिवर इधर बहती है, और ये निप्रो रिवर यूक्रेन से बहती है, ठीक है। डेन्यूब रिवर जो है वो किधर से बहती है, रोमानिया के होते हुए रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर में बहते बहते जाती है डेन्यूब रिवर, ये हो गया। इसके बाद देखो ये है बॉस्फोरस स्ट्रीट, याद रखना बीबी मैडम से। स्ट्रीट का नाम कैसे याद रखेंगे हम,
बीबी मैडम, ठीक है, इधर लिखता हूँ स्ट्रीट्स, बीबी मैडम मतलब ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूँ बीबी मैडम, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में क्या है, बॉस्पोरस। कंफ्यूजन इस बात होता है डैर्डेनल कहाँ पे है और बॉस्पोरस कहाँ पे है, और और मरमरा और एजियन सी के बीच में क्या है, डार्डेनेल। तो दिस इज स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, फिर सी ऑफ मरमरा है ये, उसके बाद ये है डार्डेनेल स्टेट, और उसके बाद एजियन सी है ना, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में क्या है, डार्डेनेल। ये एजियन सी है, ये सी ऑफ कर्ट है, ये मेडिटेरियन सी है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अंकारा रीजन किसको बोलते हैं, टर्की को ही बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दी मैप पॉइंटिंग अबाउट दी ब्लैक सी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या ट्रिक था भाई कंट्रीज का, बर्गर टी, BURGUR नॉट ER, ठीक है, BURGUR बर्गर टी, ठीक है। बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, टर्की, 6 कंट्रीज हैं। बुल्गारिया है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, ग्रीस नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन कैसा लेवल का है भाई, मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मीडियम। PYQ क्या है, 2019 का है। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, क्या एग्रीकल्चर सॉइल नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करता है एनवायरनमेंट के अंदर, बिल्कुल सही है। जो एग्रीकल्चर सॉइल है इट रिलीज नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड्स। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। कैटल क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। एग्रीकल्चर से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है। पोल्ट्री से क्या निकलता है अपने पास, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, रेडी ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं यार, मैं तो इसको इजी मानूंगा, मीडियम लिखा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़्यादा दिमाग लगाने से वो क्वेश्चन गलत होता है, इसीलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद रेस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हमको बात करनी है NGT की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, NGT की बात करनी है हमसे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट। ओके, लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, मीडियम। इट हैज़ द पावर टू टेक सो मोटो कॉग्निसेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज, बिल्कुल सही है। इसके पास वो पावर है कि खुद से क्या कर सके अपना सो मोटो मतलब खुद से क्या करता है, ये इशूज ले सकता है, इन्वायरमेंटल इशूज। द ट्राइब्यूनल शैल बी बाउंड by the procedure laid down under the code of civil procedure of 1908, no it is not bound यार, but it is guided by the law of natural justice। याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल is bound by the law of natural justice। this is incorrect। NGT has not been vested with power to hear any matters relating to the Wildlife Protection Act of 1972, बिल्कुल सही है। ये देखो मैंने जो आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें NGT के अंदर आती है ना, उसमें मैंने बताया 6 चीज़ें आती है ना, और क्या चीज़ नहीं आता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता। देखो मैं फिर से देता हूँ, 1 वाटर एक्ट आता है ना, फॉरेस्ट एक्ट आता है, वाटर एक्ट है 1972 का, फॉरेस्ट एक्ट 1980 का, एयर एक्ट आता है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, ठीक है। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, लाइबिलिटी एक्ट 1980 का है, इससे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लिख लो 1986 का, लाइबिलिटी एक्ट आता है, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट है ना 1990s का है ये। इसका छठा आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये 6 चीज़ें आती है किसके अंदर, NGT के अंदर, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नहीं आता। क्या आता है उससे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि क्या नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है NGT के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट जाएगा यहाँ पे C 1 and 3 ओनली। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज आर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज द गवर्नर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से प्रोविजंस ले डाउन किए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से क्वालिफिकेशन ले डाउन किए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिटीजन एज अ गवर्नर। इट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। इट शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स,
it should not belong to the state where he is appointed so that he is free from active local politics। देखो it is not a, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट नहीं किया है, ये कन्वेंशन है, ठीक है ना। इट इज अ कन्वेंशन जो कि किसने रिकमेंड किया था, इट इज अ कन्वेंशन दैट इज रिकमेंडेड बाय दी सरकारी कमीशन। जनरली इसको सरकारी कमीशन ने इसको बताया था, बट इट इज अ कन्वेंशन एंड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, लेवल है डिफिकल्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर द स्कीम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड on an annual basis is provided on each grade of subsidized phosphatic and potassic fertilizer except urea based on the nutrient content present in them। कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ये जो होता है ना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में हमारे पास ये फॉस्फेट एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स के लिए होता है ना, यूरिया के लिए नहीं होता है। उस पर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये स्कीम दिया जाता है, ये सब्सिडी दिया जाता है। द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नो, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर देता है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है वो किसके अंदर आएगा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, ए वन ओनली। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं तो बहुत बार बात की है इसकी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस। इट हैज एस्टेब्लाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ठीक है। तो पहले 338 था, ठीक है ना, उसमें हमारे पास नेशनल एसटी और एससी दोनों कवर थे, बट 338 को एससी को दे दिया गया और 338 अलग से बनाया गया था एससी के लिए, है ना, एसटी के लिए। तो इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कौन से अमेंडमेंट से किया भाई, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, कब हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ, उसके थ्रू हमारे पास इसको अलग किया। उसके साथ साथ हमारे पास 338 बी बनाया गया जिसमें ओबीसी के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे इसको कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमको इससे क्या समझना है, ये डिफिकल्ट है, हमको ये समझना है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसे, इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछती है मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, है ना, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया लाइक अमेजॉन, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। बिल्कुल सही है, अपने गुड्स भी वो शेयर कर सकते हैं, ऐसा क्या, नो, ये अपने गुड्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते, जस्ट दे ऑफर द प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। ओके, उसके बाद सेकंड है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। बिल्कुल सही है, जो बिग सेलर को जितना अपने, है ना, रख सकते हैं वो भी लिमिटेड ही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। डिफिकल्ट है ये, डांस और स्टेट, ठीक है। डांस और स्टेट को हमको रिलेट करना है। डांस को किससे रिलेट करना है, स्टेट से। छारी डांस कहाँ का है भाई, छारी डांस कहाँ का है, छारी डांस कहाँ का है, क्या ये मध्य प्रदेश का है, नो, छारी डांस इज ऑफ राजस्थान। छारी डांस कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ओके, छारी डांस कहाँ का है, राजस्थान का। धिमसा, धिमसा कहाँ का है भाई, धिमसा अरुणाचल प्रदेश का है, नो, धिमसा इज ऑफ आंध्र प्रदेश। धिमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है ना। पोजरा कास्ट वुमेन जनरली इसको परफॉर्म करते हैं, कौन सा वुमेन, पोजरा कास्ट वुमेन, ठीक है ना। उसके बाद पद्यानी, पद्यानी जो डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, गोवा से, नो, पद्यानी डांस बिलोंग टू केरला। तो ये है आर्ट एंड क्वेश्चन का, आर्ट एंड कल्चर
आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, मतलब एक्सक्लूसिव मिक्सचर। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी को पसंद है भाई, वो फालतू फालतू के कहीं से क्वेश्चन उठा दिए, स्टैटिक पार्ट नहीं। जब स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट जब रिलेट होता है, जब वो क्वेश्चन बनाता है ना, वो आता है असली क्वेश्चन, वो बनता है यूपीएससी का स्टैंडर्ड। या ठीक है, उसके बाद है वंगला। वंगला डांस कहाँ का है यार? इसको बोलते हैं डांस ऑफ 100 ड्रम्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा 2022 के अंदर। वंगला डांस इतने ज्यादा न्यूज में था बिकॉज इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ 100 डांस, सॉरी 100 ड्रम, दी 100 ड्रम फेस्टिवल। याद रखना, सोते हुए भी आपके दिमाग से ये नहीं उठना चाहिए। 100 ड्रम फेस्टिवल बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए वंगला। और वंगला कौन से देश का है, सॉरी कौन से स्टेट का है? मेघालय का। ठीक है, इट इज द फेस्टिवल दैट इज एसोसिएटेड विद मेघालय है ना। गारो ट्राइब जो है मेघालय के, वो इसको परफॉर्म करते हैं। कौन से ट्राइब? गारो ट्राइब। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है यार, करेक्टली मैच तो यहाँ पे एक ही है। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा ए। अरे जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा यार क्वेश्चन आ कैसे गया, आपको आ कैसे गया। इसे होता है जो क्वेश्चन बनाने से, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है विद रिस्पेक्ट टू एनिमी प्रॉपर्टी। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है एनिमी प्रॉपर्टी की। किसकी? एनिमी प्रॉपर्टी की बात करनी है। हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट। एनिमी प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया बाय पीपल हु टुक पाकिस्तानी एंड चाइनीज सिटीजनशिप। क्या एनिमी प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो पाकिस्तानी या फिर चाइनीज सिटीजनशिप ले लिए हैं और इंडिया के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टी बची है? यस, एनिमी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है। ये न्यूज में था इसलिए हमसे पूछा गया है। द लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाइज टू एनिमी प्रॉपर्टी। नो, ऐसा नहीं है कि उनके जो सक्सेशन वाले को उनकी जमीन का हकदार होगा ना, दिस डज नॉट अप्लाई टू एनिमी प्रॉपर्टी। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ RI SAT 2। RI SAT 2 का एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज, देखो हमको बात करनी है RI SAT 2 की एप्लीकेशंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है भाई? ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है? ये क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। तो RI SAT 2 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? क्या मॉनिटर करने के लिए इंडिया बॉर्डर को? पहली बात तो ये है क्या? ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ठीक है ना। इट इज एन एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इट इज अ रेडार, याद रखना, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, सो ये इंडिया बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। एंड ट्रैक हॉस्टाइल शिप एट सी दैट आर डीम्ड मिलिट्री थ्रेट, जहाँ पे मिलिट्री थ्रेट है वहाँ पे, है ना। बिकॉज रिसैट 2 जो है ना, वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ठीक है ना। इट इज अ सैटेलाइट, है ना, इट इज अ सैटेलाइट विद सिंथेटिक अपर्चर रेडार। थर्ड है बेनिफिशियल इन मैपिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। यस, टेक इमेजेस ऑफ अर्थ थ्रू द थिकेस्ट क्लाउड कवर। जब हमारे देश में थिकेस्ट क्लाउड कवर रहेगा ना, इन रेन एंड इन स्नोई और फॉगी कंडीशन ड्यूरिंग नाइट एंड डे। सही है। हमसे क्या पूछा है भाई क्वेश्चन ने? एप्लीकेशन पूछा। तो भाई ये चारों के चारों एप्लीकेशन हैं इसके। बोनुलू इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बोनुलू फेस्टिवल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? बोनुलू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ये पता होना चाहिए भाई, तेलंगाना स्टेट में बोनुलू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे बोनुलू फेस्टिवल? तेलंगाना स्टेट में फेस्टिवल किया जाता है। एक महाकाली जो दुर्गा है, महाकाली जो है, ये हिंदू फेस्टिवल है ना। महाकाली के ऊपर बेस्ड है ये फेस्टिवल, तेलंगाना के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ट्विन सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। ट्विन सिटीज़ किसको बोलते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहते हैं। उनके ऊपर ये बोनुलू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, इज आर नोन एज ट्विन सिटीज़। तो कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसे बोल सकता है कि आपको बोनुलू फेस्टिवल सेलिब्रेट इन ट्विन सिटीज़, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ हिंदू फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 20 है गांधीकोटा कैनियन। हमको बात किसकी करनी है? गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। तो बहुत सबसे बड़ा कैनियन है इंडिया का, ग्रैंड कैनियन कहते हैं उसको, ग्रैंड कैनियन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं गांधीकोटा कैनियन को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन, जो सबसे बड़ा कैनियन है दुनिया का, लेकिन इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन ऑफ साउथ इंडिया। ये कौन सी नदी के ऊपर है भाई? ये हमसे पूछा गया है।
ठीक है ना। ये कौन सी नदी के ऊपर है वो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेन्नार नदी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पेन्नार नदी के द्वारा। और ये जो गांधीकोटा कैनियन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। इंडिया किसका मेंबर है ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट यार। मेंबर हम किसका है ये हमसे पूछा गया है। तो क्या बर्न कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है क्या? यस, इंडिया जो है वो बर्न कन्वेंशन का पार्ट है। क्योंकि देखो ये जो बर्न कन्वेंशन और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है ये दोनों किसके साथ डील करते हैं भाई? ये जो हमारा इंडिया के अंदर जो एक्ट है कॉपीराइट है ना, इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 का, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशंस के साथ हाथ मिलाया है। इसमें से एक बर्न कन्वेंशन है ना, जो कि प्रोटेक्शन करता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का, है ना। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है। इन दोनों के साथ इंडिया ने हाथ मिलाया है। बट यूपीओवी जो है ना, यूपीओवी क्या है भाई? इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ प्लांट। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ठीक है ना। एक टू इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका इंडिया पार्ट नहीं है। सो हमसे कह रहा है मेंबर बताना है। मेंबर हो जाएगा B1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर द कॉपीराइट एक्ट। हमसे पूछा एक्सेप्शंस की बात करनी है। एक्सेप्शंस ऑफ व्हाट? एक्सेप्शंस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट, है ना। इन्फ्रिंजमेंट के एक्सेप्शन की बात करनी है अंडर द कॉपीराइट एक्ट। देखो कॉपीराइट उस समय न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। इन्फ्रिंजमेंट का एक्सेप्शन बताना है अपने को, है ना। रीडिंग और रिटेंशन रीडिंग एंड रिटेंशन इन पब्लिक और रीजनेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पब्लिश लिटरेरी वर्क। ठीक है। रीडिंग और रिटेंशन क्या है? एक एग्जम्पशन है। बिल्कुल सही है भाई। नहीं तो आपको सोचो आप पढ़ लिए सब किताब सर आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं पढ़ सकता, याद क्यों कर लिया, ये याद नहीं कर सकता, ऐसा अजीब लगेगा ना। द प्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। बिल्कुल सही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए कोई सी प्रोडक्शन कर सकते, कोई भी पर्पस, है ना, कोई भी वर्क का। एंड रिपोर्टिंग प्रेजेंट इवन इन एनी प्रिंट मीडिया। रिपोर्टिंग प्रेजेंट, है ना, प्रिंट मीडिया में कोई रिपोर्टिंग है उस मटेरियल से, तो वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा। ओके, सो दिस आर द एक्सेप्शंस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद रेस्पेक्ट टू पोलावरम प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भाई पोलावरम प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पोलावरम के लिए हमको पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर है? गोदावरी रिवर के ऊपर, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है गोदावरी रिवर के ऊपर। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी के ऊपर, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटस दे दिया गया है, मतलब नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दिया गया है। इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉरेन करेंसी एसेट FCA ऑफ द RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये प्रीवियस से क्वेश्चन आज 2016 के इकोनॉमिक्स में आया था, इसलिए याद रखना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो तो IMF का आया था क्या? यस। तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेवल है मीडियम। RBI के फॉरेन करेंसी एसेट्स हमको बताने हैं, है ना। डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड कमर्शियल बैंक ओवरसीज। यस, सेंट्रल बैंक के साथ जो डिपॉजिट है वो क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, है ना। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वो भी हमारे पास क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। तो दीज आर करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ट्रेजरी बिल्स एंड सिक्योरिटीज़। जो फॉरेन ट्रेजरी बिल्स और सिक्योरिटीज़ के अंदर है वो हमारे पास क्या है? एसेट है, फायदा हमारा, मतलब पूंजी है हमारा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद IMF। बिल्कुल सही है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक तरीके से एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब समझना, हमको फ़ायदे देंगे। हमको क्या देंगे? फ़ायदे देंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D1, 2, 3। क्वेश्चन 25 है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमको बात किसकी करनी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। क्वेश्चन आ चुका है भाई।
द यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट, बिल्कुल सही है। जो यूएनजीए है वो ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकता है नॉन मेंबर स्टेट्स को। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वेशन स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, बिल्कुल सही है। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वर स्टेटस ले सकते हैं यूएनजीए के अंदर। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएनजीए दैट इज जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही। जो परमानेंट ऑब्जर्वेशन है ना, परमानेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो अपना मेंटेन कर सकते हैं एक मिशन, मतलब एक जगह यूएन हेडक्वार्टर में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है 25 का करेक्ट क्या है भाई, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 26 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एयर पॉल्यूशन, हमको बात किसी करनी है, एयर पॉल्यूशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, मीडियम। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू फाइन एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 pollutant may increase the prevalence of anemia among women और reproductive age। क्या ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हम करते हैं PM 2.5 से तो ये इंक्रीज करेगा चांसेस को, क्या बिल्कुल इंक्रीज करेगा। इंडिया एनीमिया प्रिवेलेंस अमॉन्ग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 25 इज अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। तो बच्चे को पता है कि इंडिया के अंदर एनीमिया कितना ज़्यादा है वुमेन्स के अंदर। एनीमिया इज ऑफन अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल, द रिजल्ट इन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, बिल्कुल सही है। आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम होने से जो ऑक्सीजन डिलीवर होता था वो भी कम हो गया। हमसे करेक्ट बताना है हमको, करेक्ट क्या है भाई, हमारे पास ऑल दी एबव स्टेटमेंट्स है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन 27 है ऑन फाल्कन हैवी रॉकेट डेब्यू फ्लाइट, हमको बात करनी है फाल्कन हैवी रॉकेट के डेब्यू फ्लाइट की। फाल्कन हैवी रॉकेट के डेब्यू फ्लाइट टू स्पेस इन 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज अ टेस्ट पेलोड, ठीक है ना। इनमें से किसको टेस्ट पेलोड के फॉर्म में भेजा गया था, टेस्ट पेलोड के फॉर्म में किसको भेजा गया था। क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को भेजा गया था। किसको, एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को भेजा गया था फाल्कन हैवी रॉकेट के साथ। किसके साथ, फाल्कन हैवी रॉकेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मलेरिया, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है मलेरिया की। हमको बात किसकी करनी है, मलेरिया की। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किल्ड बाय मलेरिया आर चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 इन सब सहारन अफ्रीका, बिल्कुल सही है। सब सहारन अफ्रीका में 5 साल से छोटे मैक्सिमम बच्चे मर जाते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे मरते हैं वो 5 साल छोटे होते हैं सब सहारा अफ्रीका में मलेरिया से मरने की। WHO in October 2021 approved RTS-SASO1 that is Mosquirix developed by GlaxoSmithKline for immunizing children, बिल्कुल सही है ना। मॉस्क्यूरिक्स जो है एक नया वैक्सीन है भाई मलेरिया के खिलाफ, जो कि ग्लॉक्सोस्मिथक्लिन ने बनाया है ना। दैट इज मॉस्क्यूरिक्स रिड्यूस सीवियर मलेरिया केसेस बाय ओनली अबाउट 30%। देखो ओनली गलत लग रहा है ना, ऐसे बोलते ही ऐसा लगेगा गलत बट इट इज नॉट ओनली। ओके, ओनली देख के लोग गलत कर देंगे बट इट सही है बिकॉज सीवियर मलेरिया को बस 30% से कम करता है आफ्टर 4 डोजेस गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 5। दिस इज करेक्ट। ओके, इसका देखो इसका एफिशिएंसी 75% है बट इट फेल टू मीट दी WHO बेंचमार्क, ठीक है ना। WHO का बेंचमार्क कितना था 75%, लेकिन ये मैट नहीं कर पाया, इसको सिर्फ 30%, इसका 30% एफिशिएंसी है। WHO का बेंचमार्क है ये। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सब करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा 28 का डी, आंसर हो जाएगा 28 का डी। 29 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको बात किसकी करनी है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सो फार हैज़ बीन 2021, अभी तक का इतिहास में सबसे वार्मेस्ट ईयर 2021 रहा है क्या, नो। द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सो फार इज 2016 एंड नॉट 2021। The global warming in 2022 so far has happened despite the presence of prolonged La Nina which tends to temporarily cool down the earth bit, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्या बताया भाई, देखो भाई
परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग लानिना समय है, बारिश होने का समय था, है ना, फिर भी हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंटिन्यू रहा, है ना। ग्लोबल मीन टेम्परेचर for 2022 are currently estimated to about 1.15 degrees Celsius higher than the pre-industrial level। क्या सही है? बिल्कुल सही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि देखो भाई, हमारे पास जो एवरेज अगर 2022 का टेम्परेचर निकाले तो वो 1.15 डिग्री ज़्यादा था इसके मुकाबले जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो अपने पास टेम्परेचर था उससे। सो दिस इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा करेक्ट बताना है यार, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इंडिया के रेफरेंस में, ये मीडियम क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन एज एडवोकेट। कि ये स्टेटमेंट सही है? ये इनकरेक्ट है बिकॉज कॉर्पोरेट लॉयर एज वेल एज अटॉर्नीज आर टू रिकॉग्नाइज्ड एज लॉयर्स, है ना। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं और पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं इनको भी हम एडवोकेट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बिल्कुल सही है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। आंसर हो जाएगा बी। 30 का क्या हो जाएगा? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। क्या आयुष्मान भारत के अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आता है? बिल्कुल सही है, आता है। स्क्रीनिंग ऑफ द 3 कॉमन कैंसर दैट इज ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ये 3 मोस्ट कॉमन कैंसर है, इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्विस डिलीवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेक्स इट द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 355 ये बोलता है कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये इंडियन का ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि स्टेट के अंदर क्या हो, है ना। यूनियन का क्या है? ये ड्यूटी है टू इंश्योर व्हाट, टू इंश्योर दैट द स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो आर्टिकल 356 के अंडर वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आर ईयरली कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। ये सही कि गलत है? बिल्कुल सही है भाई, बिकॉज UNFCCC के अंदर हमारे पास कॉन्फ्रेंस होते हैं हर साल। दे सर्व एज अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ UNFCCC। क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस होता है, बिल्कुल हर साल होता है, कोप के नाम से जानता है इसको। दे सर्व एज द फॉर्मल मीटिंग ऑफ UNFCCC पार्टीज दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एज एक्सेस प्रोग्रेस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट टू अटेन द COP। नो, इट इज नॉट मैंडेटरी यार, एब्सोल्यूट वर्ड है यार, देखो नॉट मैंडेटरी। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कैसा बॉडी है भाई? इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी? नो, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। याद रखना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज नॉट एन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 22 का लॉ क्वेश्चन था, इसीलिए बहुत न्यूज़ में था, है ना। एंड एडवाइस किसको करता है? यूनियन लॉ मिनिस्टर को ये एडवाइस करता है। ठीक है, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज एन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों है? बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड
बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये क्या करता है, लॉ कमीशन इट एडवाइजेस लॉ मिनिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ। मॉडरेट क्वेश्चन है बट ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लॉ कमीशन, इसीलिए तो पता ही होना चाहिए भाई। क्वेश्चन 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इंडियन एलिफेंट्स की। लेवल है क्वेश्चन का डिफिकल्ट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। याद रखना भाई, जो लीडर होती है एलिफेंट ग्रुप की वो फीमेल होती है, ओल्डेस्ट फीमेल, ठीक है ना। इट इज अ फीमेल एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट इज ओल्डेस्ट फीमेल। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना जो जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का वो 18 to 22 मंथ होता है, ठीक है। सो इट इज मैक्सिमम इज 22 मंथ। द एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 20 year only, 40 year only। नो, ये 60 साल की एज तक बच्चे दे सकती है, नॉट ऑफ दी 40 ईयर। सो थर्ड इज इन करेक्ट। अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला, नो इट इज इन कर्नाटका। और एक्स्ट्रा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। सो फार नो प्राइवेटली डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैन बी यूज्ड इन इंडिया। देखो भाई, विक्रम एस है ना, अभी लॉन्च हुआ, बट उससे पहले कोई भी प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल स्पेस में नहीं भेजा गया। ये उस समय सही नहीं था, अभी सही है ना। बट इसको करंट अफेयर में यही दिक्कत है, पिछले क्वेश्चन को आज बनाओ तो वो गलत हो जाते हैं ना। तो ये सही मानना भाई, उस समय नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर में नहीं लॉन्च हुआ था। इसरो हैज़ लॉन्च प्राइवेट सैटेलाइट इन द पास्ट यूजिंग इट्स ओन लॉन्च व्हीकल। कि इसरो ने प्राइवेट सैटेलाइट तो लॉन्च किया है खुद के लॉन्च व्हीकल के यूज़ करके, बट विक्रम एस क्या था, खुद का लॉन्च व्हीकल, मतलब खुद का उसका लॉन्च व्हीकल खुद का था और उसका रॉकेट भी खुद का था। इसरो हैज़ ऑल्सो लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट मेड बाय स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सैटेलाइट इज विक्रम एस प्रारंभ मिशन। ओके, प्रारंभ, प्रारंभ PRARAH, प्रारंभ मिशन। ओके, स्काई रूट ने इसको बनाया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा 36 का डी। 37 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड दैट कैन कंट्रोल अ वाइड रेंज ऑफ वीट वेदर ब्रॉडलीफ और ग्रासी, बिल्कुल सही है। ये वाइड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइफोसेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। दे आर 9 ग्लाइफोसेट बेस्ड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रजिस्टर्ड फॉर द यूज अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 ग्लाइफोसेट बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं, तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। और इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 में ये रजिस्टर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया दी ओनली GM क्रॉप ऑफिशियली अंडर कमर्शियल कल्टिवेशन इज बीटी कॉटन। यस, ऑफिशियली अंडर ऑफिशियली है ना, कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए, बट अब गवर्नमेंट अप्रूव करने की बात कर रहा है किसको, बीटी मस्टर्ड को, है ना, GM मस्टर्ड को। वो तो हो चुका भाई, है ना, मतलब अप्रूव नहीं हुआ है, वो बस कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी आ गया है। उस समय नहीं आया था बट अब आ गया है भाई, तो यही प्रॉब्लम है इसमें, है ना। सो आज अगर प्रीलिम्स में आए तो गलत बोल दें इसको, ठीक है। तो मैं उस समय की बात, उस समय के हिसाब से ये सही है, उस समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ग्रीन वॉशिंग। तो मैं फिर से बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग में। जो चीज़ ग्रीन नहीं है उसको ग्रीन बताना, ठीक है ना। हमारा तो फेस वॉश में ना कोई गंदगी नहीं डाला है, हमने तो कोई केमिकल डाला, भाई कैसे डालोगे तो, है ना, आप गलत बताना, ठीक है ना, है ना। गिविंग फॉल्स पिक्चर, है ना, क्लाइमेट चेंज फ्रंट में, ठीक है, फॉल्स पिक्चर देना क्या कहते हैं हम,
ग्रीन वॉशेस करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे मटेरियल जो इसमें हम कुछ डाले ही नहीं है, न्यूट्रिएंट 100%, भाई कैसे नहीं होगा ऐसे। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल ग्रीन वॉशिंग, है ना। ग्रीन वॉशिंग मतलब ग्रीन फेक न्यूज़, फेक बताना, फॉल्स न्यूज़ देना कि हमारा सब चीज़ ग्रीन ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज कंडक्ट दी मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, मदर टंग सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री करती है भाई, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या करती है, मदर टंग सर्वे करती है। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। ठीक है ना, तो ये प्रीवियस से क्वेश्चन 2021 में आ चुका है भाई, हमसे पूछा है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप के बारे में। सो इनमें से लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सा है, ओके, जो शुगर केन है, जो ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप आर जनरली लीस्ट वाटर एफिशिएंट। खरीफ क्रॉप जैसे मेज हो गया, वाटर एफिशिएंट कम हो गया मेज का, ठीक है ना, मेज का वाटर एफिशिएंट कम होता है। ठीक है, हमारे पास जो राइस होता है उसका वाटर एफिशिएंसी कम होता है। शुगर केन, है ना, शुगर केन जो कि खरीफ क्रॉप है, जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलता है, इनका वाटर एफिशिएंसी कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो आ गया वही क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू विक्रम एस। क्या है ये, प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, लेवल कैसा क्वेश्चन का डिफिकल्ट है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सही है। एंड इट इज अ 3 स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। नो, इट इज नॉट अ 3 स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, इट इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड्स, इट इज अ सिंगल स्टेज, याद रखना, इट इज अ सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज, ऐसे याद रखना। विक्रम एस मतलब एस का मतलब सिंगल, ये सिंगल है भाई, कोई है नहीं। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। It uses single piece full 3D printed second stage rocket engine powered by semi cryogenic fuel। बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये क्या करता है, एंकुल कॉस्मोस के द्वारा ये गलत है, बिकॉज जो अभी के फिलहाल में विक्रम एस क्या करता है, ये क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है, क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल करता है ना, इट यूजेस क्रायोजेनिक फ्यूल। ठीक है, बट जो अग्निकुल ऑस्मोस है, अग्निकुल कॉस्मोस है, उसने क्या किया है ना, जो कि चेन्नई हेडक्वार्टर जिसका, उसने एग्नीलेट बनाया, एग्नीलेट। और ये एग्नीलेट क्या करता है, ये 3D प्रिंटेड है ना, सिंगल पीस सेकेंड स्टेज रॉकेट इंजन एम्पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल, ये एग्नीलेट के लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज नॉट फॉर विक्रम एस। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, पोसेशन एंड सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट के अंदर कौन सा चीज का पोसेशन और सेल प्रोहिबिटेड है। ओके, तो मंगरा वुल, जो मंगरा वुल है, ठीक है ना, उनका पोसेशन क्या बैंड है, नहीं है ना, मंगरा वुल का पोसेशन बैंड नहीं है ना। संतोष जो है ना, उसका पोसेशन और सेल, संतोष का जो पोसेशन है और सेल है, बिकॉज तिब्बतन एंटीलोप से ऑब्टेन होता है संतोष। ठीक है, पश्मीना का भी बैंड नहीं है, संतोष का बैंड है, बिकॉज चीरू के नाम के एक तिब्बतन एंटीलोप से ये ऑब्टेन होता है संतोष। ठीक है, एक फाइबर है ना, जो कि जनरली क्या है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इसको मारना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ये साइट्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड है यार, है ना, साइट्स के अंदर ये प्रोटेक्टेड है, और ये दोनों के अंदर, साइट्स के अंदर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के अंदर है ये। ठीक है, बट जो एंटीलोप है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं है, मतलब संतोष सॉरी बिल्कुल, एंटीलोप जो होते हैं ना वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1 में होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं ये, और साइट्स के अंदर इसका ट्रेड भी रोका गया है। सो इसीलिए ये पोसेशन और इसका सेल क्या है, प्रोहिबिटेड है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चोखला वुल ऐसा कुछ नहीं है, इसको रख सकते हो, बेच सकते हो, आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू अर्थक्वेक वेव्स। हमको बात किसकी करनी है, अर्थक्वेक वेव्स की बात करनी है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। सरफेस वेव आर जनरली ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन द ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। देखो बॉडी वेव तो यहाँ पे सपोज फोकस है, ठीक है, फोकस से ये वेव निकले तो वेव जो होगा अर्थ के अंदर निकलेगा ना, तो अर्थ की बॉडी में घूम रहा है, इसी क्या बोलेंगे, बॉडी वेव। जब ये बॉडी वेव सरफेस पे आ जाएगी तो सतह पे तो क्या बोलेंगे, सरफेस वेव बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज जनरेटेड ऑन द सरफेस, नॉट, देखो ये जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, नो दिस इज नॉट सरफेस वेव, दिस इज बॉडी वेव विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द एनर्जी। सो इट इज बॉडी वेव बिकॉज इट इज इनसाइड द बॉडी। यार थोड़ा सा समझना, बात को याद करना, नहीं समझ के याद करना, बॉडी वेव।
दिस इज इनकरेक्ट। प्राइमरी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव एंड पास थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। जो प्राइमरी वेव होते हैं बिल्कुल सही है, प्राइमरी वेव जो होते हैं वो साउंड वेव की तरह होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना, ऐसे से मूव करते हैं, ठीक है। और ये गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनों से मूव कर सकते हैं, ओके। और अपने पास पी वेव अलग होता है भाई, समझ लेना, ठीक है। उसके बाद पहले आए सेकेंडरी वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, बिल्कुल सही है। जो सेकेंडरी वेव होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड से ट्रैवल करते हैं। सेकेंडरी वेव के अंदर पी वेव होते हैं और एस वेव होते हैं, और एस वेव तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है, ठीक है, सॉलिड ओनली, ऐसे सॉलिड ओनली, ओके। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा लगेगा लोगों, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज एस वेव मीन्स सेकेंडरी वेव, ठीक है ना, एस वेव मीन्स सेकेंडरी वेव, और इसी पर सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करता है, नॉट लिक्विड। इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ओनली। एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव तो तीनों से ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए हमारे पास जो शैडो जोन होता है ना एस वेव का, वो बड़ा होता है, बिकॉज इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, इसीलिए एस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है। याद रखना, इट इज शैडो जोन ज़्यादा होता है, इसका शैडो जोन ज़्यादा होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा अपने पास एक ही स्टेटमेंट, दैट इज 2 नंबर का स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, सो आंसर हो जाएगा ए। 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करनी है, NAAQS की। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी दैट आर सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट करती है, बिल्कुल सही है। इट इज अप्लीकेबल ऑल ओवर द कंट्री, बिल्कुल सही है। The compliance of the National Ambient Air Quality Standard is monitored under the National Air Quality Monitoring Program, बिल्कुल सही है। इसके नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर इसको क्या करते हैं, कंप्लायंस इसको देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी फॉर NAAQS इज बेस्ड ऑन द 8 पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल गलत है। इसका जो मेजरमेंट होता है एयर क्वालिटी का यहाँ पे 12 पॉल्यूटेंट के बेस पे है, ठीक है ना। कितने पॉल्यूटेंट पे बेस्ड है, 12 पॉल्यूटेंट पे बेस्ड है। कितने पॉल्यूटेंट पे बेस्ड है, 12 पॉल्यूटेंट पे, ठीक है। और ये 12 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो आते हैं वो 8 कौन कौन से हैं, देखो याद रखना, PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO, अमोनिया, लीड, ओजोन, ये 8 होगा। ये 8 तो याद होने ही चाहिए। इस 8 के साथ 4 और हैं, ठीक है। 4 और में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। ये 12 आते हैं किसके अंदर, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज 12, 2 ओनली 2 स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको पता ही होना चाहिए। गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम इन द न्यूज़, ये किसके रेफरेंस में थे, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के रेफरेंस में थे क्या, ये प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के रेफरेंस में था क्या, बिल्कुल सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के रेफरेंस में थे। ये किसके रेफरेंस में थे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के रेफरेंस में, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के लिए, इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के लिए। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर इंडियन स्टेट्स। हमको बात करनी है किसकी, ऑफिस ऑफ गवर्नर की, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करनी है। लोअर का क्वेश्चन कैसा है, इजी है। इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, हिज सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज ये डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, बाकी सब सही है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, इसको चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, नॉट द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट जिसका वो गवर्नर बन रहा है उसका हाई कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस जो गवर्नर है उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको देगा अपना ऑफिस ऑफ ओथ। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट लेड डाउन एनी ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ना, कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रेसिडेंट का तो है बट गवर्नर का नहीं है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, क्या करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट। 46 का हो जाएगा ए। 47 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज आर द मेंबर ऑफ बोथ आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट, कौन कौन से मेंबर हैं दोनों के, आसियान और ईस्ट एशिया समिट के दोनों कौन कौन मेंबर है,
ये हमसे पूछा गया है। इंडोनेशिया, लाओस, साउथ कोरिया, ब्रुनई। ठीक है, तो देखो ब्रुनई जो है वो आसियान का मेंबर है, ब्रुनई जो है वो आसियान का मेंबर है और ईस्ट एशिया समिट का ही मेंबर है ना। लाओस जो है ना वो आसियान का मेंबर है और ईस्ट एशिया समिट का ही मेंबर है, बिल्कुल सही है। साउथ कोरिया जो है ना वो किसका मेंबर है? इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। ओके, इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ नॉट मेंबर ऑफ आसियान। धीरे धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज याद रहेगा थोड़ा सा कि नॉर्थ को साउथ कोरिया नहीं है, ब्रुनई है पार्ट दोनों का। ठीक है, मेंबर ऑफ बोथ। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 48 है क्रायोजेनिक्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एज। क्रायोजेनिक्स के बारे में हमको बताना है। क्रायोजेनिक्स कैन बी बेस्ट स्टडीज एज। व्हाट इज क्रायोजेनिक स्टडी? ओके, क्रायोजेनिक मतलब लो टेम्परेचर में बिहेवियर कैसा होता है मटेरियल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 49 है विद रेफरेंस टू टी बोर्ड। बात किसकी करनी है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो टी बोर्ड है वो क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। टी बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज टी एक्ट ऑफ 1953 से इसको बनाया गया है। इट इज a statutory body. It is regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. No, it is attached to the Union Ministry of Commerce. Tea board is attached to the Union Ministry of Commerce. So second is incorrect. The tea board head office is situated in the Bengaluru. No, टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे आता है? वो आता है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जगह अच्छा है? कोलकाता। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। हमको बात करनी है कुछ वाइल्ड लाइफ की और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लू फिन मछली। मछली एक मछली है। ठीक है, और क्वेश्चन आया था कि मछली इज नॉट अ बर्ड और फिश, तो इट इज अ फिश। के कावेरी नदी के अंदर पाया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। जो ब्लू फिन मछली है इट इज फाउंड इन कावेरी रिवर। और याद रखना मछली इज अ फिश। एंड इरावदी डॉल्फिन चंबल चंबल रिवर के अंदर इरावदी डॉल्फिन नहीं पाया था। इरावदी डॉल्फिन जो है गंगा के अंदर पाया था। कहाँ पे? गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है रस्टी स्पॉटेड कैट्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ईस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है ना, रस्टी स्पॉटेड कैट्स। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं।